Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. ये वीडियो आप तक EACT क्लासेस के YouTube चैनल से पहुंच रहा है और अगर आप इस वीडियो की PDF और बाकी वीडियोस की PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो आप वो EACT क्लासेस के टेलीग्राम चैनल t.me/EACT क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हो या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके EACT क्लासेस सर्च कर सकते हो जहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स लाइक जनरल नॉलेज जिसमें ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, कल्चर एंड हेरिटेज, कंप्यूटर अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग जैसे टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए तो आप EACT क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. ये वीडियो आप तक EACT क्लासेस के YouTube चैनल से पहुंच रहा है और अगर आप इस वीडियो की PDF और बाकी वीडियोस की PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो आप वो EACT क्लासेस के टेलीग्राम चैनल t.me/EACT क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हो या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके EACT क्लासेस सर्च कर सकते हो जहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स लाइक जनरल नॉलेज जिसमें ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, कल्चर एंड हेरिटेज, कंप्यूटर अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग जैसे टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए तो आप EACT क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। Now we'll talk about the DPSPs, that is Directive Principles of State Policy. जैसा कि मैंने आपको बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए हुए हैं और इसमें आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उन्होंने ये DPSPs जो हैं ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला that the DPSPs have been borrowed from Irish Constitution and डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस टाइम पे बोला था कि जो DPSPs हैं दे आर द नोवल फीचर्स, NOVEL, नोवल फीचर्स का मतलब होता है नए फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में एक ग्रैनविल ऑस्टिन नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने बोला था कि DPSPs और फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन दोनों को मिल के उन्होंने कहा था दैट दीज आर द कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ DPSPs जो हैं, DPSPs बेसिकली हमें बताते हैं वो आइडियल्स जो कि स्टेट या गवर्नमेंट को दिमाग में रखने चाहिए, दे शुड कीप इन माइंड जब भी वो लॉज बनाएं, जब भी वो पॉलिसीज़ बनाएं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में DPSPs दिए हुए हैं जो कि जिनका मकसद है कि जब भी गवर्नमेंट कभी भी कोई भी लॉ बनाए उनको या कोई भी पॉलिसी बनाए तो उनको ये DPSPs दिमाग में रखने चाहिए, क्योंकि DPSPs में बेसिकली ऐसी चीज़ें दी हुई हैं कि क्या क्या वेलफेयर लोगों का गवर्नमेंट को करना चाहिए या किस किस तरह से लोगों का वेलफेयर गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब DPSPs में आपको याद रखना है कि DPSPs जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है कि अगर कोई DPSP है और अगर कोई DPSP गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है इम्प्लीमेंट, तो आप कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि ये वाला DPSP जो है गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि दीज आर नॉन जस्टिशिएबल अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिशिएबल होते हैं। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट आपको नहीं दे रही है, स्टेट आपको नहीं दे रही है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि मेरा ये फंडामेंटल राइट जो है मुझे स्टेट नहीं दे रही है। तो वी कैन से दैट द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल वाइल एज DPSPs आर नॉन जस्टिशिएबल। और ये फंडामेंटल राइट्स की तरह ही बट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है। DPSPs की अगर हम बात करेंगे तो DPSPs बेसिकली वो आइडियल्स हैं विच आर मेंट टू बी केप्ट इन माइंड बाय द स्टेट व्हेन इट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज और इनैक्ट्स लॉज। एंड जब भी लॉ या पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उस टाइम पे DPSPs को माइंड में रखना चाहिए गवर्नमेंट को, ये एक ज़रूरी बात है। ठीक है। अब अगर हम DPSPs की बात करेंगे तो इसके मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से जो है इन्यूमरेट किया गया था। एंड इनका मकसद DPSPs का मकसद सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है गवर्नमेंट कंट्री के अंदर। और साथ में ये आइडियल्स जो मैंने आपको बोला DPSP जो है ये लीगली अनफोर्सेबल नहीं है, ये नॉन जस्टिशिएबल है। अगर इनकी वायलेशन होती है तो आप कोर्ट में जाके
नहीं कह सकते कि हमें ये DPSP जो हैं ये चाहिए, ये हमें गवर्नमेंट नहीं कर रही है प्रोवाइड, ठीक है। अब DPSPs को की हम बात करते हैं तो DPSP जैसे मैंने बोला मल्टीपल DPSPs हैं एंड आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के DPSPs हमारे पास हैं। और जो DPSPs हैं इनको क्लासीफाई किया जाता है इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। वन आर द सोशल, कुछ प्रिंसिपल्स जिसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, कुछ जिनको गांधीयन प्रिंसिपल्स कहते हैं और कुछ हैं जिनको लिबरल प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स या सोशलिस्ट जो इसमें DPSPs हैं ये वो वाले प्रिंसिपल्स हैं दैट रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें हमारे आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 आते हैं, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 38 की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 38 इज़ टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है। ऐसे ही बाकी आर्टिकल जो हैं ये सारे सोशलिज्म के साथ इनलाइंड हैं। ऐसे ही गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं लाइक आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स के साथ इनलाइन है। गांधीयन जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी थी उसी के साथ ये मैच करते हैं। और देन देयर आर द लिबरल प्रिंसिपल्स जिनको लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को। इसमें आपका आर्टिकल 44 आता है जो कि कहता है टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए पूरी कंट्री में, जो लागू नहीं हुआ है बट इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट या स्टेट को इस पे काम करना चाहिए कि पूरी कंट्री के अंदर एक ही सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो ये एक लिबरल प्रिंसिपल है। ऐसे ही आर्टिकल 45 की हम बात करते हैं तो वो कहता है कि टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो ये आर्टिकल 45 है, ये भी एक लिबरल प्रिंसिपल है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 48 मैंने बोला 48 जो है वो है एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। तो ये भी एक लिबरल प्रिंसिपल पे बेस्ड एक DPSP है, ठीक है। सो हमने देखा कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ DPSPs, देयर आर सोशलिस्ट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब आपको आर्टिकल कौन कौन से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर नहीं पूछा जाता, बट याद रख सकते हो आर्टिकल 39, 38, 39A, 41, 41, 42, 43A एंड 47 आर बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ये अब जब आप आगे पढ़ोगे आपको समझ आएगा खुद ब खुद कि कौन किस में आता है। तो DPSPs की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 36 से जब हम शुरुआत करते हैं तो आर्टिकल 36 डेफिनेशन देता है। तो आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था आर्टिकल 12 डिफाइन द स्टेट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वैसे ही आर्टिकल 36 में टर्म स्टेट को डिफाइन किया गया कि स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है। आर्टिकल 37 जो है, आर्टिकल 37 बताता है एप्लीकेशन ऑफ DPSPs, ये बताता है कि ये प्रिंसिपल जो है ये फंडामेंटल होंगे इन गवर्नेंस एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। ये आपका आर्टिकल 37 बताता है। 37 आर्टिकल बताता है कि ये प्रिंसिपल जो हैं ये फंडामेंटल है इन गवर्नेंस एंड साथ में जब भी कोई स्टेट जो है बनाएगी लॉज या पॉलिसीज तो इनको अपने दिमाग में रखेगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरुआत होती है। आर्टिकल 38 एक DPSP है जो बताती है दैट कि स्टेट शुड सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी आर्टिकल 38 बताता है कि स्टेट यानी गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय इंश्योरिंग और सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर। यानी गवर्नमेंट को एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए ताकि लोगों का वेलफेयर हो पाए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 39A जो बताता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये बताता है हमें गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए इक्वल जस्टिस और साथ में प्रोवाइड करना चाहिए फ्री लीगल एड टू द पुअर पीपल, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 40 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अगर आपको पता होगा ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है आर्टिकल 40, बिकॉज आपको पता है जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी वो 3rd टियर गवर्नमेंट या आपको लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत लेवल पे है उसको बहुत मानते थे। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड एक DPSP है। आर्टिकल 40 हमें बताता है to organize village panchayats and to endow them with necessary powers and authority to enable them to function as units of self government। यानी ये गवर्नमेंट को बताता है या स्टेट को बताता है कि ऑर्गेनाइज कि आप विलेज पंचायत्स को एस्टैब्लिश करो एंड ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट के यूनिट्स की तरह काम कर पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है यूजुअली जो आता है ना वो क्वेश्चन आता है इक्वल जस्ट एंड फ्री लीगल एड, ये कौन सा आर्टिकल है? इट्स 39A। विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना कौन सी DPSP में है? इट्स आर्टिकल 40। आर्टिकल 41 एक DPSP है जो है राइट टू वर्क
टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। यानी ये बताता है कि स्टेट को ये इंश्योर कराना चाहिए कि हर किसी को राइट टू वर्क मिल पाए, हर किसी को राइट टू एजुकेशन मिले, और साथ में पब्लिक असिस्टेंस मिल पाए। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई बीमार है, कोई ओल्ड एज है, कोई डिसेबल्ड है, तो उन सब को असिस्टेंस मिल पाए। लाइक असिस्टेंस जो फाइनेंशियल हेल्प देते हैं वो इसी के अंडर आता है। तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स है, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम्स है, वो सारी आपकी आती हैं इसी डीपीएसपी के अंडर। तो जो पॉलिसीज़ वो बनाई गई हैं, वो सारी जो स्कीम्स बनाई गई हैं, वो आपके डीपीएसपी आर्टिकल 41 के अंडर ही आती है। दैट इज़ प्रोवाइडिंग पब्लिक असिस्टेंस टू सर्टन क्लास ऑफ द पीपल। इसके बाद आपका आर्टिकल 42 आता है। आपका आर्टिकल 42 बताता है टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये बताता है कि जो वर्क कहीं पे भी जो भी वर्क प्लेस हो, स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पे जस्ट और ह्यूमेन कंडीशंस हो, यानी वहाँ पे जस्टिस हो, और वहाँ पे ह्यूमेन यानी इंसानों के काम करने के लायक कंडीशंस हो। एंड साथ में अगर कोई वर्किंग वुमन है तो उसको मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए, यानी जब वो प्रेग्नेंट हो या जब वो बच्चे को जन्म देगी तो उसको लीव वगैरह या बाकी रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 43 बताता है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। इसके बाद आपका 43 जो है बेसिकली बताता है टू सिक्योर ए लिविंग वेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स। तो सारे वर्कर्स के लिए लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। आर्टिकल 43A बताता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ये बताता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए पूरी की पूरी कंट्री के अंदर। अगर आपको बताओगे इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है अभी। वी हैव द मुस्लिम सिविल कोड, वी हैव द हिंदूज़ के लिए अलग सिविल कोड है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले या जो उन्होंने फ्रेम किया, उन्होंने ये बताया था कि ए डे शुड कम जब इंडिया के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, या स्टेट या गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी इंडिया में लागू हो। आज की डेट में वी हैव स्टेट ऑफ गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। रिसेंटली उत्तराखंड में भी 7 फरवरी 2024 को यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड एक्ट पास हुआ, जिसमें उन्होंने कॉमन लॉज बनाए थे रिलेटेड टू द पर्सनल मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस वगैरह। इन सब चीज़ों को लेके उन्होंने एक यूनिफॉर्म लॉज बनाए थे, एंड दैट बिल वाज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड बिल 2024। और आप याद रखोगे वो 7 फरवरी 2024 को पास हुई थी उत्तराखंड के अंदर। सो नाउ अब उत्तराखंड के अंदर भी वी हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सर्टेन मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस एट्सेट्रा। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। अगर आपको याद होगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ये एक डीपीएसपी भी है और ये फंडामेंटल राइट भी बनाया गया था। तो ये डीपीएसपी था आर्टिकल 45 के अंदर, और ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A। अगर आपको याद होगा तो ये दोनों में आता है, आर्टिकल 45 एंड 21A के अंदर। इसके बाद प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड OBCs, ये आपका आर्टिकल 46 के अंदर आता है। इसके अलावा हम देखते हैं Article 47 is the duty of state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health. न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 48 ये अक्सर पूछते हैं, इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस की बेस पे। ये मैंने आपको बोला ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड एक DPSP है। इसके अलावा आपका प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट, ये आपका 48A है। 49 इज प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी गवर्नमेंट या स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि जो मॉन्यूमेंट्स है, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी ऑब्जेक्ट्स है, प्लेसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड आर्टिकल 50 आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 50 दैट इज द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट्स आर्टिकल 50, इट्स आर्टिकल 50, इट्स आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51 जो है आपका दैट इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है वो मेनटेन हो। इसमें से क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आर्टिकल 50 पे, आर्टिकल 51 पे, आर्टिकल 44 पे जो मैंने आपको बोला दैट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 40 आपका विलेज पंचायत है, आर्टिकल 39A भी पूछते हैं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल 39A आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है, आर्टिकल 40 आपका
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है। इसके अलावा मैंने आपको बोला आर्टिकल 44 इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 45 आपका प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, ये एक फंडामेंटल राइट भी है अंडर आर्टिकल 21A। इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट बोला आर्टिकल 50 दैट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा आपका आर्टिकल 51 है दैट इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, और आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करने के लिए आपका आर्टिकल 50 है दैट दीज शुड वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, आप लोग जब ये पढ़ रहे हो तो आप PDF को साथ में जब रखोगे तो व्हेन यू विल रिवाइज दीज थिंग्स, ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब जो ये DPSPs हैं, पहले मैं DPSPs की अगर बात करूँगा तो DPSPs में से जो नए ऐड हुए थे वो ऐड हुए थे 1976 में, 42nd अमेंडमेंट 1976 में कुछ नए ऐड हुए थे। उसमें जो 39 वाला है आपका आर्टिकल 39 वो ऐड हुआ था। 39A जो मैंने इक्वल जस्ट और फ्री लीगल एड की बात की वो ऐड हुआ था। आर्टिकल 43A दैट इज पार्टिसिपेशन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट और इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ये ऐड हुआ था। और आर्टिकल 48A भी उसमें ऐड हुआ था दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट। ये 4 आर्टिकल्स आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A दीज वर एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1986। ठीक है, इसके अलावा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आपका आर्टिकल 38 ऐड हुआ था। इसके अलावा भी और ऐड हुए थे लाइक जो मैंने बोला आपका आर्टिकल कौन सा था, दिस प्रमोशन ऑफ आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो फंडामेंटल राइट भी जो ऐड हुआ था 21A के अंडर, वही सेम 86 अमेंडमेंट 2002 के अंडर ये दोनों ऐड हुए थे। ठीक है, एंड इसके अलावा जो 43B है आपका 43B जो है वो ऐड हुआ था आपकी 97th अमेंडमेंट 2011 के अंदर। जो 43B आर्टिकल हमें बताता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिलेटेड है। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। सो विथ दिस वी हैव कंक्लूडेड द फंडामेंटल वी हैव द DPSPs। तो DPSPs इंपॉर्टेंट कौन से हैं ये आपको याद हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो आई गेस लोग जब ये पढ़ रहे हो तो आप PDF को साथ में जब रखोगे तो व्हेन यू विल रिवाइज दीज थिंग्स, ये चीज़ें आपको याद रहेंगी।